हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ नाजिज्म चैप्टर का पार्ट 2। बहुत ही इजी होता जा रहा है ये चैप्टर। आप बस वीडियोस को देखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, उधर एक बेल आइकन भी है, उसे भी फटाफट से प्रेस कर दीजिए। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, आपके सारे चैप्टर्स बहुत ईजी बनने वाले हैं, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, आपको स्क्रीन पे हिटलर की 2 फोटोज़ दिख रही हैं। एक में जिसमें हिटलर बहुत स्माइल कर रहा है और दूसरे में हिटलर का एंग्री फेस सामने है। अब इसके पीछे ये रीज़न है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें हिटलर के ये दोनों फेसेस देखने को मिलेंगे। एक में जिसमें उसने हंसते मुस्कुराते बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, और दूसरा फेस जिसमें उसने बहुत ज़्यादा एंग्री और क्रूएल बन के बहुत परेशान किया सब लोगों को। तो वो हम देखते हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जर्मनी की दुर्गति हुई, जर्मनी हारा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जर्मनी को फेस करनी पड़ी, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी फेस करना पड़ा और जर्मनी की हालत अब बहुत ख़राब थी। अब जर्मनी को हाथ पकड़ने के लिए कोई चाहिए था, और ऐसी मुसीबत की घड़ी में जर्मनी का हाथ पकड़ा और जर्मनी को संभाला अडोल्फ हिटलर ने। हिटलर जो हैं 1889 में ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुए थे। इनका जो यूथ है ये बहुत ही गरीबी में गुजरा था। जब फर्स्ट वर्ल्ड 1 हुआ तब उस टाइम पे इन्होंने आर्मी में एनरोल करवा लिया था खुद को, और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ब्रेवरी के लिए काफ़ी सारे मेडल्स जीते, बहुत कॉर्पोरियल बनना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और क्योंकि जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 1 में हारा था तो इन्हें बहुत बुरा लगा था उसकी वजह से, और क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो थी उसकी वजह से जर्मनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इम्पोज की गई थी, और उन सब चीज़ों से हिटलर को बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो हिटलर ने सोच रखा था मुझे कुछ ना कुछ करना है जर्मनी के लिए। हिटलर ने क्या किया, 1919 में इन्होंने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया। वो ग्रुप था जर्मन वर्कर्स पार्टी का। उसके बाद उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया। इसको नाम दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। एंड उसके बाद ये जो पार्टी थी ये बहुत ही फेमस होकर सबके बीच में जानी जाने लगी नाजी पार्टी के नाम से। 1923 में हिटलर ने बहुत प्लानिंग करी। उसने सोचा कि मैं जो है बर्लिन तक मार्च करके जाऊंगा, अपनी पावर और बढ़ाने की कोशिश करूंगा, बावेरिया के ऊपर कंट्रोल करूंगा, बट वो वहाँ पे फेल हो गया। उसे अरेस्ट कर लिया गया, बहुत समय जेल बितानी पड़ी। बट उसने फिर सोच लिया कि ना, मैं अपनी पावर को अभी भी बढ़ाऊंगा, मैं और आगे जाऊंगा, मैं जर्मनी के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। उसने अपना नाजी प्रोपेगेंडा सेट किया। नाजी प्रोपेगेंडा में उसने जर्मनी के बेटर फ्यूचर के बारे में सोच रखा था, जिसमें 1928 में नाजी पार्टी जब इलेक्शंस लड़ी तो नाजी पार्टी को वोट्स नहीं मिले और नाजी पार्टी हार गई। बट अगेन 1932 में नाजी पार्टी खड़ी हुई एंड इट बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी। 37% वोट्स मिले नाजी पार्टी को, और नाजी पार्टी के लार्जेस्ट पार्टी बनने के साथ साथ हिटलर जी बन गए पावरफुल स्पीकर। तो हिटलर का जो पैशन था, जो मूव थी अपने नेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, वो बिल्कुल सही रास्ते पर चला। और अब उसने सोच रखा था मुझे अपने लोगों को डिग्निटी दिलानी है, रिस्पेक्ट दिलानी है। ये सब तो उसने सोचा था कि मैं सब कुछ अच्छा अच्छा करूँगा, लोगों का सपोर्ट भी लूँगा। उसने अपनी पार्टी के लिए बैनर्स भी बनाए और अपनी पार्टी को आइडेंटिफिकेशन भी दिलवाई, सब कुछ किया, अपना नया स्टाइल स्टार्ट किया पॉलिटिक्स करने का। बहुत अच्छे से अपनी पावर को उसने आगे बढ़ाया। बट पावर को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपने प्रोपेगेंडा में हिटलर ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट कर दिया। डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट कैसे किया? 30 जनवरी 1933 को जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे उन्होंने हिटलर को चांसलरशिप दे दी। अब अंधे को क्या चाहिए? उसको वही हिटलर को मिल गया। हिटलर को चाहिए था कि 2 आंखें मिल जाए मुझे, उसे आगे बढ़ना था, और हिटलर को चांसलरशिप ऑफर कर दी गई, विच इज़ द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। स्टूडेंट, बहुत बड़ी पोजीशन होती है, वो हिटलर को वहाँ मिल गई। अब हिटलर ने, मैंने इतनी पावर ले ली, उसने सोच लिया इतनी पावर ले ली, अब मैं डेमोक्रेटिक रूल तो नहीं रहने दूंगा। धीरे धीरे करके हिटलर ने अपना रूल वहाँ पे और जमाने की कोशिश करी, और जितने भी लोग वहाँ पे ना, नाजी पार्टी आने की वजह से नाजीज लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो हिटलर का थोड़ा सा ना जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो नाजीज की तरफ था, और हिटलर थोड़ी सी नफरत करता था, इनफैक्ट ज़्यादा सी नफरत करता था काफ़ी सारे लोगों से, जैसे ज्यूज, जिप्सीज, वो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी मैं। तो उस केस में हिटलर ने क्या किया, इन सब लोगों से नफरत थी ना, तो उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा बॉयकॉट करना स्टार्ट किया, नाजीज को काफ़ी फेवर करना स्टार्ट किया। ये चीज़ करते करते हिटलर ने अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए 3 मार्च
1933 को एक एनेबलिंग एक्ट पास करा, जिस एक्ट में जर्मनी के ऊपर अब डिक्टेटरशिप लागू हो गई थी एंड हिटलर बिकेम द डिक्टेटर। अब हिटलर ने इस डिक्री से सारी की सारी पावर्स ले ली थी और अब नाजी पार्टी के सिवा कोई और पार्टी टक्कर में आ ही नहीं सकती। बैन कर दिया था हिटलर ने, कंट्रोल कर लिया था ऑल ओवर द मीडिया, इकोनॉमी, आर्मी, जुडिशरी, हर चीज़ के ऊपर। तो एनेबलिंग एक्ट जो था, एनेबलिंग एक्ट के फीचर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अब हिटलर को कोई हटा ही नहीं सकता था वहाँ से। अब क्या हुआ, हिटलर ने एक और अच्छा मूव किया। रेगुलर पुलिस तो जर्मनी में थी, रेगुलर पुलिस को के साथ साथ हिटलर ने कुछ स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मेंटेन करा। इन्हें किस लिए मेंटेन करा, क्योंकि वो अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स लाना चाहता था। तो उसने क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, गेस्टापो एंड एसएस, एसए, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज उसने वहाँ पे इंस्टॉल कर दी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग थे, अब वो लोग थोड़ा और डरने लगे। ये सब जो स्पेशल पुलिसेस थी, वो जो हिटलर को, जिन लोगों से नफरत थी, उनको और टॉर्चर करने लगी। पुलिस ने भी पूरी की पूरी पावर एक्वायर कर ली थी और हिटलर ने धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाने का जिम्मा उठा लिया था। इसे बढ़ाते बढ़ाते हिटलर ने एक जिम्मा और उठाया था। देखो, अच्छी बात भी थी हिटलर में, क्योंकि उसे जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट करना था। उसने सोचा था कि मैं जर्मनी को हारने नहीं दूंगा, पीछे नहीं रहने दूंगा। अब रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उसने क्या किया, हिटलर ने एक वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट का सहारा लिया, जिनका नाम है जालमार सेशेट। इनको बुलाया गया, इन्हें बोला बहुत पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग परेशान हैं, आप कोशिश कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं जर्मनी को उठाना चाहता हूँ। बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे जर्मनी आ गया है। क्या हुआ उसके बाद कि जालमार सेशेट ने हिटलर को प्रॉमिस करा, मैं यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल प्रोडक्शन लाके दिखाऊंगा। उसके लिए क्या प्रोग्राम फॉलो किया गया, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए। जर्मन सुपर हाईवेज। जर्मन सुपर हाईवेज से क्या किया गया बच्चों, जब सुपर हाईवेज बनाए जाने लगे तो एम्प्लॉयमेंट होती गई, स्टार्ट होती गई, तो एम्प्लॉयमेंट मिली, बहुत सारे लोगों को काम मिला, वो गरीबी से थोड़ा ऊपर उठना स्टार्ट हुआ और एक तीर से दो निशाने लगे कि जर्मनी में भी सुपर हाईवेज बने तो जर्मनी भी डेवलप होता गया। अब उसके बाद एक पीपल्स कार ब्रांड आया, बहुत अच्छा गाड़ियों का, हमें आज भी रोड पे दिखता है काफ़ी ज़्यादा, वोक्सवैगन। यस, वोक्सवैगन इंट्रोड्यूस करा हिटलर ने, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली और वही बात, एक तीर से दो निशाने, जर्मनी की भी प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो गई। अब इसके साथ साथ हिटलर ने अपनी एक फॉरेन पॉलिसी निकाल दी। फॉरेन पॉलिसी में उसका नारा था वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। ये हिटलर ने सोच रखा था सबको अब मैं यही नारा बताऊंगा। और इसके साथ साथ हिटलर ने कुछ स्ट्रॉन्ग मूव्स किए थे। उन स्ट्रॉन्ग मूव्स में सबसे पहला जो मूव था वो था 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया था हिटलर ने, एंड द क्वेश्चन अराइजेज, लीग ऑफ नेशन क्या होता है मैम? लीग ऑफ नेशन का मतलब होता है, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो जो कंट्रीज जीत गई थी, उन्होंने ये सोचा कि अब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना जो इन सब चीज़ों को रोके, जो कंट्रोल करे, जिससे लोग डरे। तो उसके लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी और वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसी एसोसिएशन जो बनाई थी वो थी यूनाइटेड नेशंस। बट लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 तो हिटलर ने करवा दिया था ना, तो इसका मतलब लीग ऑफ नेशंस का उतना कंट्रोल नहीं रह पाया। तो यहाँ पे एक तो हिटलर ने बोला कि ये लीग ऑफ नेशंस किसी काम की नहीं है, मैं तो इसे छोड़ रहा हूँ, मेरे को तो इसे ये किसी काम की पॉलिसी लगती ही नहीं है। इसके बाद हिटलर ने क्या किया, रीऑक्यूपाई किया राइनलैंड को। रीऑक्यूपाई किया राइनलैंड को 1936 में। ये क्यों किया, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से राइनलैंड जो है वो छीन लिया गया था जर्मनी से। तो ये तो अच्छा काम किया, क्योंकि अपनी चीज़ है, वापस लेनी चाहिए, तो वो हिटलर ने वापस ले ली। बट एक एक्स्ट्रा मूव करा, क्या करा कि हिटलर ने सुडेंटनलैंड को भी ऑक्यूपाई कर लिया। सुडेंटनलैंड को ऑक्यूपाई किया चेकोस्लोवाकिया से। वो क्यों किया, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। ये सब हिटलर ने करते करते 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया और चीख चीख के बोलना स्टार्ट कर दिया, वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस बीच में एक और बात थी बच्चों, हिटलर के पास एक छुपा हुआ सपोर्ट था एक जगह से।
वो छुपा हुआ सपोर्ट था इंग्लैंड से, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ये लगता था कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बहुत हार्श थी, और एग्जैक्टली थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से जर्मनी को बहुत कुछ सहना पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है वो हिटलर को सपोर्ट कर रहा था, और हिटलर धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने की बहुत ही बखूब कोशिश कर रहा था। बट इंग्लैंड की आंखों पे जो पट्टी थी वो बहुत फटाफट उतरी। इंग्लैंड को ये पता चल गया कि हिटलर बहुत एक सेल्फिश इंसान है, वो लॉयल सिर्फ जर्मनी के लिए था। और बाद में देखिए जर्मनी के लोगों के साथ भी उसने क्या क्या किया, आपको आज पता चलेगा। तो जब ये सारी बातें हुई, अब इसके बाद भाई जो इकोनॉमिस्ट साहब आए थे उन्हें लगा कि हिटलर तो गलत कर रहा है, ये तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अंधा हो गया, ये सब कंट्रीज को कब्जे में ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने बोला भाई जर्मनी तो अभी तक उठी ही नहीं, आपने मुझे यहाँ बुलाया था कि मैं जर्मनी की कंडीशन सुधारूं, जर्मनी की कंडीशन अभी तक सुधरी ही नहीं है, और आप हैं कि बाकी कंट्रीज के ऊपर लड़ने को दौड़ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा हिटलर, रुक जाओ, तुम भी पावरफुल हो जाओगे, जर्मनी को तो स्ट्रांग बनने दो। हिटलर ने उसकी बात नहीं मानी, हिटलर ने बोला साइड हो, मुझे तो अपनी पावर बढ़ानी है। अब जालमार को लगा कि नहीं, मेरा तो यहाँ रहना ठीक नहीं है, जब मेरी चली नहीं रही, उन्होंने वहां से छोड़ दिया अपना काम और वो वहां से चले गए। हिटलर ने उसके बाद अपना दिमाग बना लिया और हिटलर ने वॉर चूज किया ओवर द पीस, ओवर द जर्मन पीपल। सब कुछ छोड़ के हिटलर ने कहा मुझे एक ही चीज नजर आ रही है, वॉर, अब मुझे लड़ाई करनी है। ये हिटलर का मास्टर प्लान भी हो सकता है, एंड ये हिटलर का मास्टर प्लान ही था, क्योंकि इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हिटलर को करना था वो ये था कि हिटलर को रिसोर्सेज इकट्ठे करने थे, जगह जगह से, सारी टेरिटरीज से हिटलर रिसोर्सेज इकट्ठे करना चाहता था। 1929 में हिटलर ने पोलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लिया था, जर्मनी ने इन्वेड कर लिया था पोलैंड को। बट उस टाइम पे क्या हुआ था, आधा पोलैंड जर्मनी के कब्जे में आ गया था और आधा पोलैंड रशिया के कब्जे में आ गया था। तो रशिया बहुत गुस्से में था हिटलर को लेकर। उसके बाद हिटलर ने एक बहुत प्यारा मूव करा 1940 में। आपकी भी लड़ाई होती है, आप अपने दोस्तों से सपोर्ट मांगते हो ना, ऐसे हिटलर ने भी अपने दोस्तों से सपोर्ट मांगा, और हिटलर के दो दोस्तों ने उसे सपोर्ट करा, वो थे इटली एंड जापान। इन्होंने सपोर्ट करा और इन्होंने हिटलर का साथ दिया, और इन्होंने तीनों ने मिलकर के एक पैक्ट साइन करा, ट्राईपार्टाइट पैक्ट। इसकी निशानी आप ट्राई से लगा सकते हो, ट्रायंगल, 3 साइड्स। तो ट्राईपार्टाइट पैक्ट में 3 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो 1940 में ये हुआ। 1940 एंड आते आते हिटलर भाई साहब टॉप पे थे। हिटलर की पार जो थी वो पार वॉज टचिंग द पिनेकल्स। पिनेकल्स मतलब हाइट। हिटलर बहुत ऊंचा उड़ चुका था अपनी पार को लेकर। अब जितनी तेजी से कोई इंसान ऊंचा उड़ता है ना डियर, उतनी ही तेजी से वो इंसान नीचे गिरता है, और ऐसा ही सेम हिटलर के साथ भी हुआ। हिटलर धड़ाम जमीन पर आकर गिरा जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट करा। वर्ल्ड वॉर 2 जब हिटलर ने स्टार्ट करा तो हिटलर की हार हिटलर के सामने धीरे धीरे आती गई। अब सबको यहां पे पता चल जाएगा कि हिटलर इतना नामी बंदा हारा कैसे। वो अभी मैं आंसर आपको देती हूं। क्या हुआ, हिटलर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हिटलर ने अटैक कर दिया सोवियत यूनियन पे जून 1941 में। हिटलर की ये मिस्टेक जो है, इसे हिस्टोरिकल ब्लंडर कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी गलती है। हिटलर ने जब अटैक किया, क्योंकि पहले हिटलर पोलैंड के ऊपर कब्जा कर चुका था, अब सोवियत पे अटैक कर लिया। ये सारी चीजों की वजह से हिटलर को लगा मेरी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, अब देखो मैं सोवियत का क्या हाल करता हूं। हिटलर से गलती क्या हुई, उसने अपनी सारी की सारी आर्मी एक ही जगह पर इकट्ठे कर दी, वो थी ईस्ट साइड। ईस्ट साइड पर आर्मी इकट्ठे करी तो वेस्ट साइड पे था यूके। यूके को पता तो चल चुका था कि हिटलर जो है किसी का सगा नहीं है, ये लॉयल नहीं है मेरे साथ भी, तो ये आज सोवियत यूनियन पे अटैक कर रहा है, कल मेरी तरफ भी आ सकता है। हिटलर ने भी गलती करी, उसने अपनी वेस्ट साइड ओपन रखी, वहां से फटाफट यूके ने हिटलर के ऊपर अटैक करा और एरियल बॉम्बिंग्स करी, हवाओं से बॉम्ब उड़ उड़ के आने लगे और हिटलर का बिल्कुल वहां पे खात्मा शुरू हो गया। उसके बाद जब सोवियत यूनियन ने देखा कि हाँ बढ़िया है, वेस्ट साइड से यूके ने अटैक कर दिया, हिटलर का ध्यान वहां हुआ, ईस्ट साइड से फिर सोवियत यूनियन ने अटैक कर दिया। और सोवियत आर्मी ने बच्चों इतना बुरा हाल करा हिटलर की आर्मी का कि डिफीट तो करा ही करा जर्मन आर्मी को। उन्हें घसीटते हुए लेकर गए, उन्हें ले जा करके छोड़ दिया वहीं बर्लिन पे और बोला देखो आज के बाद हमारे से पंगा लेने की तो कोशिश करना मत, और अब यहीं बैठो और अब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। हिटलर चुपचाप बैठ गया। हिटलर को लगा मेरे सोल्जर्स बहुत बुरी तरह हार चुके हैं।
क्वेश्चन यहाँ पे ये खड़ा होता है, यूएसए इतनी बड़ी पावर है, इतना सब कुछ चल रहा था, यूएसए सो रहा था, यूएसए तो बीच में आता ही आता है, ऐसा कैसे? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए काफ़ी नुकसान सह चुका था। अब यूएसए ने सोच लिया था मैंने बीच में नहीं आना भाई, मेरे को बहुत लॉस होता है तो मैं बीच में नहीं आऊँगा। यूएसए वॉज चिलिंग, यूएसए कहता मैं नहीं आऊँगा बीच में। बट हाँ, अब यूएसए को किसी ने तो बीच में घुसाना ही था। वो घुसाने वाली पावर निकली जापान। जापान को लगा मेरा दोस्त है हिटलर, मैंने इसके साथ ट्रिपार्टाइट ट्रीटी साइन करी है, पैक्ट साइन करा है, ये अकेला कर रहा है इतनी लड़ाई, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। जापान ने यूएसए के ऊपर क्या करा, जापान ने बॉम्बिंग स्टार्ट करी, यूएसए से पंगा लेने की कोशिश करी, अटैक्स की प्लानिंग करी और यूएसए के ऊपर बॉम्बिंग करी, यूएस बेस के ऊपर, पर्ल हार्बर के ऊपर, जहाँ पे यूएसए की सारा आर्मी स्टॉक होता है, वहाँ पे बॉम्बिंग कर दी। यूएसए को लगा मतलब मैं शांत बैठा था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, अब आया मैं टीम में। यूएसए उठ के आया और यूएसए के तो आते ही वर्ल्ड वॉर खत्म ही हो गया, जर्मनी हार ही गया, क्योंकि यूएसए आया और यूएसए ने आते ही जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। एटम बॉम्ब का मतलब कि सिर्फ वो जनरेशन नहीं, जापान की आगे आने वाली कई जनरेशन्स जो थी उनको इतना सामना करना पड़ा प्रॉब्लम्स का, रेडिएशंस का। जो प्रेग्नेंट वुमेन भी होती थी वहाँ पे, उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा वो रेडिएशन इफेक्ट करती थी कि जो बच्चे पैदा होते थे उनके कोई बॉडी पार्ट्स नहीं होते थे या वो एब नॉर्मल होते थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ फेस करनी पड़ी लोगों को। यूएसए का ये रॉन्ग मूव था, बट जापान ने पहले यूएसए को परेशान किया, इसकी वजह से ये रॉन्ग मूव हुआ और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो एंड हुआ विद द डिफीट ऑफ हिटलर। हिटलर यहाँ पे हार गया और चकनाचूर होकर चुपचाप बैठ गया। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे नाजी वर्ल्ड व्यू। अब हिटलर का सोचना, हिटलर का वर्ल्ड व्यू था कैसा? हिटलर बहुत इंटरेस्टिंग बंदा था, हमने पीछे देख लिया, पर हिटलर बहुत ज़्यादा क्रूअल था, ये हमें पता चलेगा उसके रेशियल स्टेट के प्लान से। हिटलर के अकॉर्डिंग लोग इक्वल नहीं थे, यहाँ पे रेशियल हायरार्की थी। उसकी नज़र में ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यर्स ही टॉप पे थे। वो सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को ही इंपॉर्टेंस देता था, सिर्फ उन्हें ही डोमिनेटिंग रखना चाहता था और उसको सबसे भयंकर नफरत थी ज्यूस से। बहुत सारे लोग थे बट उसको ज्यूस से बहुत नफरत थी, वो बहुत उनको एंटी रेस रिगार्ड करता था, उन्हें आर्यंस का एनिमी समझता था। बाकी जितने भी कलरफुल पीपल थे उन सबको भी वो इसी क्राइटेरिया में सेट करता था। हिटलर ने जो ये रेसिज्म की अपनी थ्योरी थी ये बोरो करी थी दो थिंकर्स से, इनका नाम था चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन जो है वो एक नेचुरल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। एंड हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं उन्होंने बाद में ये आइडिया दिया था, आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब जो फिट है वो ही सर्वाइव करेगा। हिटलर के अकॉर्डिंग फिट थे सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, उसको ऐसा लगता था बाकी फिट हैं ही नहीं। इस आइडिया की वजह से हिटलर ने अपने जर्मनी में इतनी तबाही मचा दी, उसने स्ट्रॉन्गेस्ट रेस बना दिया नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को, उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया, उन्हें प्योर बताया, उन्हें डोमिनेटिंग बताया। और उसकी इस आइडियोलॉजी, ये जो आइडियोलॉजी थी ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी। लेबेनस्ट्रॉम, लेबेनस्ट्रॉम का मतलब होता है लिविंग प्लेस। उसने लिविंग प्लेस सिर्फ अपनी कंट्री में उन्हीं लोगों को देनी स्टार्ट कर दी जिन लोगों को वो मानता था, और बाकी सबसे उसने सब कुछ छीन लिया। उसकी नज़र में दो लोग थे, डिज़ायरेबल्स एंड अनडिज़ायरेबल्स। डिज़ायरेबल्स थे ब्लॉन्ड, ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, एंड अनडिज़ायरेबल्स में आते थे ज्यूज, जिप्सीज, रशियंस, पोल्स, जिसके साथ हिटलर ने बहुत कुछ बुरा किया। इसके बाद हिटलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, वो था यूथेनेशिया। इसमें हिटलर ने क्या किया स्टूडेंट्स, मेंटली और फिजिकली अनफिट जो लोग थे उन्हें मार दिया। यहाँ से आपको वो स्टोरी याद आती होगी जो नाजिज्म चैप्टर के फ्रंट पेज पर लिखी गई है, हेलमत के फादर वाली। वहाँ पे हेलमत वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन जिसने नाजी पार्टी के और नाजी के लोगों की ये डोमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और वहीं से ही ये सब डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है। जिप्सीज जो थे ये लोग वो हैं जिनका रोमानिया से ओरिजिनेशन है। इन लोगों के साथ हिटलर ने बहुत बुरा बर्ताव करा, इनको रेशियल इन्फीरियर्स बोला, इनको बोला तुम सुपीरियर आर्यन रेस के ऊपर एक धब्बा हो, तुम इन्हें बहुत पनिश किया। और जब पोलैंड पे कब्जा किया था तो पोल्स के भी यहाँ पे पोल्स काफ़ी सारे लोग आ गए थे, उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया, उन पे अत्याचार किया, इतनी क्रूएलिटी कि वो लोग भूखे मर गए, उन्हें खाना भी नहीं देता था, बहुत गंदी जगह रहने के लिए देता था, बहुत मिसट्रीट करता था। ज्यूज के साथ तो पूछो ही मत, दे वर द वर्स्ट सफरर्स।
इतना स्टीरियोटाइप था यहाँ के नाजी सोसाइटी में कि जो गर्ल्स होती हैं, जैसे कि ये स्टीरियोटाइप्स थे कि जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं, और जो लड़के होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द बर्थ बच्चों को ये सिखाया जाता था कि बॉयज़ को रोना नहीं चाहिए, एंड गर्ल्स आर मेड कि वो तो ऐसी ही नाजुक कलियाँ हैं तो वो तो यही करेंगी। ऐसे ही स्टीरियोटाइप्स जो थे वो लोगों को लेकर भी थे। ज्यूज़ को समझा जाता था उज्यूरर्स मतलब जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, जो लोगों के ऊपर बहुत रेंट के लिए मतलब उन्हें अत्याचार करते थे, और उन्हें कहा जाता था कि तुम जीसस क्राइस्ट के किलर्स हो। उनको बोला जाता था कि तुम्हें रहने के लिए ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हें अपना लैंड पूरा सरेंडर करना पड़ेगा। उन्हें वर्क एरिया स्पेशल दे दिया गया था, घीटोज़ में भेज दिया जाता था अलग एरिया मार्क करके। उनको बार बार वायलेंस किया जाता था, उनके साथ इतनी पनिशमेंट्स दी जाती थी कि उनको उनके खुद के लैंड से हटा दिया, सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि हिटलर उनसे नफरत करता था, और वो नफरत का कोई बेस भी नहीं था। वो नफरत सिर्फ वो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज की वजह से करता था। उसे लगता था कि यहाँ पे सिर्फ फिटेस्ट का सर्वाइवल होना चाहिए, और फिटेस्ट तो सिर्फ आर्यंस हैं। ये उसकी बहुत गलत सोच थी, जिसकी वजह से उसने ये सोच बना ली कि जर्मनी में सिर्फ जर्मन्स ही रहेंगे। और उसके लिए स्टूडेंट्स उसने एक सॉल्यूशन सामने निकाला। क्या सॉल्यूशन सामने निकाला? उसने टेरराइज किया लोगों को, ज्यूज़ को सेग्रीगेट करके अलग फेंक दिया, उन्हें बोला कंट्री छोड़ दो। 1933 to 38 में इतना भयंकर उसने यहाँ पे तूफान मचाया। 1939 to 1945 में तो और भी उसने किया, ज्यूज़ को मारा, उन्हें गैस चैम्बर्स में भेज दिया, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में रहने को बोला गया। एनी हाउ ज्यूज़ घीटोज़ में रहते थे, क्योंकि वो फाइनल सोल्यूशन होता था। उनको वहाँ पे मारने से पहले ना उनके जूते तक उतरवा देते थे, उनके कपड़े उतरवा देते थे, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहने को भेजते थे, और अगर वो वहाँ से भागने की कोशिश करे तो भाग भी नहीं सकते। इलेक्ट्रिक वहाँ पे फेंसिंग थी, निकलेंगे तो बिजली के करंट से मर जाते थे। इतनी प्रॉब्लम वहाँ पे लोगों ने फेस करी। अब इसके बाद हमारे सामने आया रेशियल यूटोपिया। यूटोपियन विजन का मतलब है जो हम सोचते हैं बट वो कभी पॉसिबल नहीं होता है, वो सिर्फ आप सपने ख्याली पुलाव देख सकते हैं। तो रेशियल यूटोपिया नाजिज्म में हिटलर फॉलो करना चाहता था। हिटलर ने मर्डरस और रेशियल पॉलिसी फॉलो करी। इसने जीनोसाइड भी करा और वॉर भी करा, दोनों चीज़ें इसने करी। पोलैंड को ऑक्यूपाई करा, पोलैंड को डिवाइड करा। जो नॉर्थ वेस्टर्न थे पोलैंड के लोग, उन्हें धक्के मार के वहाँ से भगा दिया। उन्हें वहाँ से फ्राइट कार्स से भेजा गया और सीधा डेथ चैम्बर्स में उन्हें भेज देता था, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग अनडिज़ायरेबल लोग थे, और उन्हें वहाँ पे जाके मरवा देता था। पोलैंड पे जब इसने कब्जा किया था, वहाँ पे बहुत सारे एडुकेटेड लोग भी थे, बट इसने एडुकेटेड लोगों को मर्डर कर दिया, क्योंकि इसे लगता था कि ये कभी ना कभी मेरे खिलाफ उठ के आ सकते हैं। तो ये डरता था, इसीलिए उनकी आवाज़ दबा दी। जो पॉलिश चिल्ड्रन थे, ओ माय गॉड, उनके साथ तो बहुत ही बुरा बर्ताव करा। पॉलिश चिल्ड्रन जो नॉर्डिक आर्यंस जैसे दिखते थे, उन्हें उनकी मदर्स से छीन के ले जाता था। मदर्स से छीन के ले जाने के बाद उन्हें रेशियल एक्सपर्ट से एग्जामिन करवाता था। अगर वो टेस्ट में पास हो गए तो फिर तो वो किसी ना किसी जर्मन फैमिली को दे दिए जाएंगे। अगर वो टेस्ट में फेल भी हो गए तो भी वो अपनी माँ के पास वापस नहीं जा सकते हैं, उन्हें ऑर्फनेजेस में छोड़ दिया जाता है। ऑर्फनेजेस में उनकी इतनी दुर्गति हो जाती है, बिल्कुल केयर नहीं की जाती, कि बच्चे पेरिश ही हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो मर गए, कुछ पता नहीं चला कि वो बच्चे गए कहाँ। तो इस तरीके से हिटलर ने कुछ स्टेप्स फॉलो करे डेथ के लिए। सबसे पहला स्टेप जो हिटलर ने 1933 to 39 में फॉलो किया था वो था एक्सक्लूजन। जब इसने लोगों को ये कहा था कि हाँ भाई, तुम इंसान तो हो बट तुम हमारे बीच में नहीं रह सकते हो, तुम हमारे जैसे राइट्स एंजॉय नहीं करोगे, और तुम ज्यूज हो, जर्मन्स में शादी करने के बारे में तो सोचना भी मत, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाई चांस रख लिया तो तुम्हें जान से ही मार देंगे, क्योंकि वो क्राइम है। ज्यूज को इनका नेशनल फ्लैग भी टच नहीं करने दिया जाता था, बहुत उन्हें बॉयकॉट किया जाता था, और उन्हें फाइनली सोसाइटी से निकाल दिया गया। गवर्नमेंट सर्विसेज तक तो उन्हें आने ही नहीं देते थे, इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। 1940 to 44 में घीटोइजेशन हुआ। घीटोइजेशन में उन्हें बोला तुम्हें हमारे बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें हम फेंक के आएंगे कोने में, वहाँ पे तुम रहोगे, गंदगी में रहो, कोई हाइजीन नहीं मिलेगी, तुम्हें वहाँ पे बीमारियाँ होंगी, खाना नहीं देंगे, भूख के मारे तुम गरीबी के मारे वहाँ मर जाना। उसके बाद 1941 से वहाँ पे स्टार्ट हुआ एनिहिलेशन। एनिहिलेशन में तो हिटलर ने सीधा सीधा बोल दिया, भैया तुम्हें जीने का कोई राइट ही नहीं है, तुम मर जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ज्यूज नहीं यहाँ पे दिखने चाहिए। बहुत मास लेवल पे किलिंग्स हुई, काफ़ी लोगों को मारा गया, डेथ फैक्ट्रीज बना दी गई थी स्टूडेंट्स। डेथ फैक्ट्रीज में ले जाके लोगों को मार दिया जाता था, स्पेशली ज्यूज। बहुत बुरी तरीके से उनको वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सफ़र करना पड़ा। अब इसके
बाद हमारे को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है यूथ इन नाजी जर्मनी, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट इससे पहले आपके पास आते हैं आज के लिए क्वेश्चंस, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और मैं आपको इनके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो की बिगिनिंग में बताऊंगी। आइए देखते हैं। Hitler took over German Workers' Party and renamed it as Secular German Workers' Party, Socialist Workers of Germany, National Socialist Party, National Workers of Germany. करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री दैट ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान वाज फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन। कौन सी कंट्री थी, फटाफट रिकॉल करो। हिटलर became the chancellor of Germany in the year 1931, 1932, 1933, 1934। फटाफट से आंसर करो। The time span of the First World War was 1911 to 1914, 1914 to 1918, 1918 to 1921 and 1920 to 1925। इस क्वेश्चन के लिए तो आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, तो फटाफट से जाओ प्लेलिस्ट में और लास्ट वीडियो देखो और उसके बाद फटाफट से यहाँ पे आके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि आगे बहुत वीडियोस आने वाली हैं। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपके काफ़ी चैप्टर्स एसएसटी के बहुत आसान होने वाले हैं। जस्ट कीप फॉलोइंग द लेसन एंड जस्ट कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग देम टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।